अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, वो मुझे कल क्लास के बाद को बच्चों ने पूछा था कि इसके हम 3 कॉलम बनाते हैं, तो बना ले। मतलब मैंने पहले भी कहा था, आपने अगर किसी और तरीके से पढ़ा हुआ है और वो आपको अच्छा तरीका आता है तो आप वो कर लें यूज, कोई मसला नहीं। मैं ये 3 कॉलम कराता हूँ, अगर किसी ने इनको 5-6 कॉलम पढ़ा हुआ है तो वैसे कर ले। 1 जनवरी 15 कितनी थी? 9 लाख। 31 दिसंबर 15 डेप्रीसिएशन 9 लाख के पास जिंदगी है 10 90, बाकी रह गया 810। फिर 31 दिसंबर 16 डेप्रीसिएशन 90 720। फिर हुई थी रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन हुई थी कितनी है? 64, और ये 64 सरप्लस में आ गया। $784। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 17 डेप्रीसिएशन 784 के पास जिंदगी बची है 8 साल 98, और इधर आ गया था 8, ये रह गया 86, और ये रह गया 56। यहाँ तक किया था। अगली रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 19, तो इसका मतलब 2018 मजीद गुजरेगा। तो 31 दिसंबर 18, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज 98 और 8, 588, और ये रह गया 48। तो 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 98,000। एंट्री 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 98,000, और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 8,000। इस 64,000 की एंट्री क्या की थी? बिल्डिंग डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्यों क्रेडिट किया था? क्योंकि अभी बेची नहीं है, प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए इसको इनकम नहीं बना सकते थे। खुशी हुई थी लेकिन उस खुशी को अभी इनकम नहीं कह सकते थे। इनकम नहीं कहना था लेकिन एसेट बढ़ाना था, तो इसलिए एसेट बढ़ने से लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा, तो इक्विटी बढ़ा दी। तो इस रिवैल्यूएशन की एंट्री की थी बिल्डिंग डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इस 8,000 की क्या एंट्री की? सरप्लस डेबिट। क्यों? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वो क्या होती है? हाँ, जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है उसको कंपेयर करें कॉस्ट मॉडल पे जो चार्ज होती, तो जितनी ज्यादा चार्ज हो रही है ये 8,000 ट्रांसफर सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स। इमरान अभी भी है इधर कहीं, ये अभी इस जगह आवाज गायब हुई थी। इस 8,000 आवाज गायब हो गई, अब नहीं आ रही, आवाज आ रही पीछे। 8,000 की एंट्री, 8,000 की अमाउंट कैसे निकल रही है? जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और उसका फर्क जो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करें तो होती। क्यों कर रहे हैं ऐसा? है क्यों कर रहे हैं 8,000 की एंट्री?
ताकि तो फिर कॉस्ट मॉडल पे रह लेते। दोबारा सरप्लस ज्यादा आ गया फिर हाँ हाँ ठीक है। नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है और रिटेन अर्निंग देख के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंतजार में रहते हैं कि डिविडेंड आएगा। तो जब कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी थी, अच्छा बिल्कुल एक बचपन का सवाल, 9 लाख का खर्चा किया था बिल्डिंग पे, इसको फौरन ही एक्सपेंस क्यों नहीं कह दिया? वो बचपन का सवाल है। मैचिंग कॉन्सेप्ट है, खर्चा है लेकिन एसेट और एक्सपेंस होते खर्चे हैं। फर्क क्या होता है? एसेट वो होता है जिसे अभी बेनिफिट मिलना है, एक्सपेंस वो होता है जिसे बेनिफिट मिल गया। तो 9 लाख का खर्चा चूंकि इससे बेनिफिट ओवर 10 इयर्स मिलना था, तो इस खर्चे को है खर्चा, इस खर्चे को 10 साल पे फैलाना है, ये डेप्रिसिएशन है, ये मैचिंग है। इस साल में एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या बिल्डिंग पे खर्चा और किया है? नहीं। जब खर्चा और नहीं किया तो एक्सपेंस क्यों बढ़े? अच्छा एक्सपेंस इसलिए बढ़ा है क्योंकि एसेट रीवैल्यू अपवर्ड कर दिया, तो फिर एक्सपेंस तो बढ़ना था। लेकिन एक लोगों का एतराज ये हो सकता है कि जब खर्चा हुआ ही नहीं तो फिर एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है? तो इसलिए फिर आईएएस ने इजाजत दे दी कि अच्छा फिर ऐसा करो कि एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, उससे नेट प्रॉफिट कमाएगा, बिला वजह ज्यादा आ गया ना, खर्चा तो और नहीं किया, उससे नेट प्रॉफिट कमाएगा। कितना कमाएगा? 8,000। फिर वो नेट प्रॉफिट जब रिटेन अर्निंग में जाएगा तो उसके अंदर भी 8,000 की कमी रह जाएगी, और वो जो शेयर होल्डर्स डिविडेंड का इंतजार कर रहे थे उनके मुंह बन जाएंगे फिर। तो उनको खुश करने के लिए जो रिटेन अर्निंग में 8,000 की कमी चली गई वो सरप्लस से लेके पूरी कर लेते हैं। तो उस 8,000 को सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। वो लगी जाके ऊपर से बात। तो ये जो 8,000 है ये सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स को ट्रांसफर करते हैं। वो जो डेप्रिसिएशन ज्यादा आ गई, नेट प्रॉफिट कम आ गया, रिटेन अर्निंग में कमी चली गई, शेयर होल्डर नाराज हो गए, तो रिटेन अर्निंग में कमी पूरी करने के लिए इस 8,000 को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा इसकी एक और साइंस बताता हूं, अगर ऊपर से जाए तो जाने देना है, उछल के पकड़ने की कोशिश नहीं करना। ऐसी एक और साइंस बताता हूं। 2017 के एंड पे बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 686। ऐसे ही एक और बात बता रहा हूं, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर। अगर कॉस्ट मॉडल होता, ये मैं 17 की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या आ रही होती? 630। 1 2 3 9 लाख की बिल्डिंग 3 साल 90,000 डेप्रिशिएट होते होते कितनी रह गई होती? 630। कितनी ज्यादा आ रही है? अपनी औकात से कितनी ज्यादा आ रही है? 56 ज्यादा शो हो रही है ना, बैलेंस शीट है देखो, 56 ज्यादा शो हो रही है, वो 56 इधर है, ये 56 है। जैसे जैसे डेप्रिशिएट होती जाएगी सरप्लस को भी कम करते जाएंगे, दफा करें। तो इस 8,000 से ट्रांसफर की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगली रिवैल्यूएशन कब है? 1 जनवरी 19। तो 1 जनवरी 19 को रिवैल्यूएशन होगी, 2 एंट्रीज होंगी। पहला काम होगा एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना। तो 1 जनवरी 19 एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट कर देते हैं। कितनी एक्यूमुलेटेड है? ये खत्म हो गई थी 196। तो 1 जनवरी 19 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 196,000। 1 जनवरी 19 accumulated depreciation debit building credit 196,000। जाग रहे हैं? 196,000 accumulated depreciation debit building credit 196,000। दूसरी एंट्री, बिल्डिंग को अब रिवैल्यू करना है। अच्छा बिल्डिंग को रिवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? 498। कितना गिराना है? 90,000। अब इसको 90,000 गिराना है, डाउन करना है, और डाउन करना है तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग करनी पड़ेगी क्रेडिट। तो 1 जनवरी 19 बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट 90। अब रहा मसला कि इसका डेबिट कहां जाएगा?
अच्छा, एग्जैक्टली अमाउंट इससे टैली नहीं करके दे रहा, सिर्फ डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सिर्फ डेबिट क्रेडिट की एक चीज बता रहा हूं, एग्जैक्टली अमाउंट टैली नहीं कर रहा। जब रीवैल्यू अपवर्ड हुआ था इधर, तो 64,000 की ये जो वैल्यू बढ़ी थी, इसको हमने इनकम कहा था। हमें खुशी हुई थी, लेकिन हमने इस खुशी को इनकम नहीं कहा था, हम इसको सरप्लस में ले गए थे। इनकम क्यों नहीं कहा था? क्योंकि रियलाइज नहीं हुई थी। बिल्डिंग बेचते तो इनकम होती, तो हमने इसको सरप्लस इक्विटी का हिस्सा बना दिया था। अब जब वैल्यू डाउन होगी, ये जो वैल्यू बढ़ी थी, खुशी हुई थी, तो अब जब वैल्यू डाउन होगी, पहले तो खुशी कम होगी, और इतनी कम हो जाएगी कि खत्म हो जाएगी, और फिर इतनी कम हो जाएगी कि वो गम बन जाएगी, और जब इतनी नीचे चली जाएगी तो जितनी खुशी कम होगी वो सरप्लस खत्म होगा, और जो गम बन जाएगा ये लॉस बन जाएगा। तो जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई थी तो सरप्लस बनाया था, अब जब डाउनवर्ड होगी तो वो जो सरप्लस बनाया था उसको कम कर देंगे, और अगर इतनी डाउन हो गई कि सरप्लस ही सारा खत्म हो गया, तो अब जो मजीद डाउन हुई है वो हमारा नुकसान होगा। तो बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट 90,000, सरप्लस में कितनी गुंजाइश मौजूद है? 48। ये हमें इस वर्किंग से पता चल रहा है। तो सरप्लस में डेबिट जाएगा 48,000, और जो बाकी है 42, ये P&L में जाएगा। तो 1 जनवरी 19 बिल्डिंग क्रेडिट 90,000, सरप्लस डेबिट 48,000 और P&L डेबिट 42,000, और ये सरप्लस हो गया, खत्म। अच्छा, वैसे तो आपने सब पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि मैं दोबारा बता रहा हूं, इसलिए मैं अभी फिलहाल यहां 4-5 वैल्यूज नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर बाद लिखूंगा। अभी मैंने इसके नीचे फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा, अभी थोड़ी देर बाद लिखता हूं। तो 1 जनवरी 19 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 196,000, एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो गई, और 1 जनवरी 19 बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है, डाउन है चूंकि, तो बिल्डिंग क्रेडिट पहले सरप्लस में जगह है, सरप्लस डेबिट खत्म हो गया, फिर P&L की बारी आएगी। तो ये हमें इस वर्किंग से फिगर्स पता चल जाएंगी। तो जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी, पहले हमने यहां देखना है, यहां नहीं है कुछ तो फिर यहां आ जाएंगे। ये वाली बात मैं भी दोबारा बताता हूं तीसरी रिवैल्यूएशन में। और जब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी, पहले यहां देखना है। जब डाउनवर्ड होनी है तो पहली नजरें हमारी यहां जानी है, अगर यहां सरप्लस में बैलेंस मौजूद है तो उसको डेबिट, नहीं है तो P&L है। और जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो अभी तीसरी रिवैल्यूएशन में समझाता हूं आके। 1 जनवरी 19 डन। इसके बाद अगली रिवैल्यूएशन 2020, तो फिर पहले 19 एंड कर लेते हैं। अच्छा, अब चूंकि रिवैल्यूएशन हुई है तो 498 के पास जिंदगी बची है, 1 2 3 4, 4 हो गए, 6 रह गए, 83। अब इस 83 से हमें नजर आ रहा है कि कॉस्ट मॉडल से कम है, तो इसलिए सरप्लस ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सरप्लस है ही नहीं, तो ट्रांसफर कहां से करना है? तो 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 83,000। रिवैल्यूएशन है 31 दिसंबर 20, तो पहले 20 की डेप्शन चार्ज होगी या पहले रिवैल्यू होगा? पहले 20 की डेप्शन चार्ज होगी, तो 20 में दोबारा सेम काम हो जाएगा। 41 31 दिसंबर 20, फिर से डेप्शन चार्ज होगी 83,000 332। इकतीस दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट फिर से 83,000। यहां तक यार जाग रहे हैं, यहां तक पहुंचे। अब आगे
फर्स्ट नहीं 31 दिसंबर 20 अगली रिवैल्यूएशन, और अब इसमें होगी एलिमिनेशन। तो इससे ऊपर ऊपर तो सारी खत्म हो गई थी, ये दो ही और आई थी। तो 31 दिसंबर 20 एक्यूमुलेटेड डेब्ट एंड डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 166,000। 31 दिसंबर 20 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 166,000। इकतीस दिसंबर 20 रीवैल्यूएशन हो जाएगी, और रीवैल्यूएशन होके अब कहां तक पहुंचाना है? 380,000 तक। तो ये तो बढ़ रहा है कितना? 48,000। अच्छा, ये अगर किसी साइंसदान को लग रहा हो तो वो बस इत्तेफाक है, ये 48 नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जितना सरप्लस खत्म हो गया, आप किस्मत का खेल, जो बादी पलट गई फिर से वो वापस आ गया, ये इत्तेफाक से 48 है। इन दोनों का कोई लिंक नहीं है आपस में। ये ऐसा नहीं है कि जितना ये खत्म हुआ था उतना ही वापस दोबारा आएगा, ये इत्तेफाक से हुआ है। अब इस 48 की आ गई इंक्रीज, यहां भी वैल्यू इंक्रीज थी। जब यहां वैल्यू इंक्रीज थी तो हमने इस इंक्रीज को पहली दफा रिकॉर्ड किया था, सरप्लस में लेके गए थे क्योंकि खुशी की बात थी। अब ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो पहले जो है ना, ये जो मुंह ऐसे था, ये पहले सीधा होगा फिर ऐसे होगा। तो ये जो पहले लॉस हुआ था, पहले ये लॉस रिवर्स होगा, और अगर मजीद वैल्यू बढ़ रही है फिर बात खुशी की तरफ जाएगी। तो जब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड के बाद फिर जब अपवर्ड होगा, तो जो पहले P&L में चार्ज किया गया था वो रिवर्स होगा, उसके बाद सरप्लस का नंबर आएगा। तो अब इस 48,000 को हम सरप्लस में ले जाने से पहले देखेंगे कि कितना P&L में रिवर्स करना है। इसके लिए मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बस नॉलेज के लिए। करना क्या है वो इस टेबुलर वर्किंग में एडजस्ट कर दूंगा, नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं। कितना लॉस चार्ज किया था? 42,000। अब जब 42,000 हालात अच्छे की बारी आएगी तो इसको हम करेंगे रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब है कि इनकम बनाएंगे। ठीक है, बना लेते हैं इनकम, लेकिन इसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं हर दफा यही मिसाल देता हूं, लास्ट टाइम जिन्होंने पढ़ा था FR1 तब भी मैंने यही मिसाल दी थी, लेकिन चलो कौन सा याद होगा आपको। हम एक रूम के अंदर हैं और बाहर कोई भगदड़ मचती है और अफवाहें आती जी, को छापा पड़ गया या कोई हमला हो गया, दहशतगर्द आ गए। अब अंदर जो है ना वो डर के इधर तो छुप गए, उधर छुप गया, उधर छुप गया। इस हवा दबड़ के अंदर कुछ चीजें नीचे गिर गई। अब जब बाहर पता चला तो अफवाह थी, बाहर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो सब नीचे छुपे थे अब निकल के वापस अपनी जगह आएंगे। तो वो जो नीचे छुप गए थे हालात खराबी की वजह से, अब जब वापस आके बैठेंगे तो कुछ चीजें गिर भी गई थी, तो उनको भी उठा के ऊपर रख दें। अब जब सब ठीक हो गया, वो जो टेबल से ग्लास गिर गया था, अगर टूटा नहीं है, प्लास्टिक का बर्तन गिर गया था, वो भी उठा के सीधा रख दें। अब जब ठीक जो हो गया सब कुछ, तो जब हालात खराब हुए थे और लॉस बना था, तो अब हालात अच्छे होने पे हम लॉस को रिवर्स तो करें, लेकिन इसकी वजह से कुछ चीजें गिर गई थी, डेप्रिसिएशन गिर गई थी, तो फिर उसको भी सीधा करके ऊपर रखना। यानी डेप्रिसिएशन जो गिर गई थी, जितनी कम हो गई थी, किससे कम? पिछले साल से कम नहीं। जब भी डेप्रिसिएशन की कमी या ज्यादा होना देख रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल में, वो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं। तो लॉस चार्ज होने की वजह से डेप्रिसिएशन कम आने लग गई थी, कॉस्ट मॉडल से कितनी कम? 7,000। तो अब जब हम सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं, जितना लॉस चार्ज कर रहे थे डर के, उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन थोड़ी चार्ज की थी उसको भी फिर पूरा करेंगे, यानी और एक्सपेंस बनाएंगे जितने भी साल गुजर गए थे बीच में। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जब ये दो काम करने ही है तो इनको नेट कर लेते हैं। क्या दो काम करने? अब ये गमी से वापस खुशी की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो गम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको इनकम बना लेते हैं, और जो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन गिर गई थी उसको उठा के ऊपर वापस रख देते हैं। तो इतनी हम एक्सपेंस और बना देते हैं, इतनी इनकम बना लेते हैं। तो चलो हो तो नेट एडजस्टमेंट ही रही है ना, तो ऐसा करते हैं कि नेट 28,000 को इनकम बना लेते हैं। तो अब ये जो लॉस रिवर्स होगा, इसमें से 28,000 P&L में जाएगा, बाकी फिर सरप्लस में जाएगा। यानी जब भी लॉस रिवर्स होगा, मतलब जब वैल्यू अपवर्ड होगी, तो पहले पिछला लॉस रिवर्स होगा, लेकिन नेट ऑफ किससे? नेट जो लॉस P&L में चार्ज होने के बाद डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, उससे नेट करके जो अमाउंट आएगी वो P&L में क्रेडिट होगी।
उससे भी जो ऊपर की इंक्रीज है वो जानी है सरप्लस में। अब ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इज्तिहाद है, ये आईएएस में क्लियर नहीं लिखा हुआ। अब इसमें कुछ उलमा जो हैं उनका इख्तलाफ हो, कहते हैं नहीं सिर्फ 48 रिवर्स होना चाहिए, कुछ कहते हैं ये होना चाहिए, ज्यादा वैसे यही बेहतर है। लेकिन कोई एक दो अटेम्प्ट पहले ना आईकैप के सोल्यूशन में इसके बगैर भी था, लेकिन ज्यादा चूंकि इसी पे एग्रीड है तो हम यही फॉलो करेंगे कि जो लॉस हुआ था नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन वो होना है रिवर्स। तो इस 28,000 का P&L क्रेडिट जाएगा और जो बाकी मजीद इंक्रीज है वो फिर सरप्लस में आना शुरू हो जाए, यानी पहले लॉस रिवर्स होगा फिर बात सरप्लस की तरफ जाएगी। 20 अच्छा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। मैं आपको इस टेबुलर वर्किंग से बताता हूं। जैसे हम लोग सरप्लस वाले कॉलम को अपडेट कर रहे थे ना, किस चीज से इसको मैं अपडेट कर रहा था, किस चीज से नेट कर रहा था, जो ओवर डेप्रिसिएशन थी, इसी तरह से हम इस कॉलम को भी अपडेट करते जाएंगे। ये जो यहां 42,000 नेगेटिव है, इसको हम अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन से नेट करना शुरू कर देंगे। 35 फिर 7 28। तो ऐसा करने से फायदा यह होगा कि जब भी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड या अपवर्ड होगी, हमें इन दो कॉलम्स को देख के पता चल जाया करेगा कि कहां कितना जाना है। जैसे यहां पर डाउनवर्ड हुई थी तो पहले देखना है इधर जितनी गुंजाइश है उतना यहां डेबिट, जो उससे ऊपर का लॉस है वो यहां। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी पहले यहां नहीं, पहले यहां देखना है, पहले लॉस रिवर्स करना है, ये खत्म होगा तो इसकी तरफ बारी आएगी। तो जब भी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी पहले सरप्लस को डेबिट करना है, बाद में P&L, और जब भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी पहले P&L को क्रेडिट करना है, बाद में सरप्लस। और अब इसका रिजल्ट ये निकला कि P&L वाला पोर्शन खत्म हो गया। और ये सरप्लस फिर से शुरू हो गया। तो 31 दिसंबर 20 एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 166,000 और 31 दिसंबर 20 बिल्डिंग डेबिट 48,000, P&L क्रेडिट 28,000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 20,000। दिसंबर 20 के बाद 31 दिसंबर 21 आएगा। तो 31 दिसंबर 21 में डेप्शन चार्ज होगी। अब इस 380 के पास कितनी जिंदगी बची है? 4 साल। 1 2 3 4 5 6 4 रह गए बाकी 95। अब देखें सरप्लस आया ना तो फिर डेप्शन ज्यादा चार्ज होने लग गई 5,000। तो 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 95,000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 5,000। 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 95,000 और 31 दिसंबर 21 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 5,000। यहां तक को नोट कर रहा है कि टाइम जाया कर रहा हूं मैं? मतलब आए 16 सबको आता ही है तो फिर मैं नहीं करता ये। लास्ट काम 1 जनवरी 22 को बिल्डिंग बेच दी। कितने की बेची? 290। तो 1 जनवरी 22 कैश डेबिट 290, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इससे पहले वाली सब उड़ा दी थी।
एक्यूमुलेटेड डेप्शन रिवैल्यूएशन से पहले खत्म हो गई हुई है, उसके बाद ये एक ही है अभी जो डेप्शन चार्ज हुई है, तो 95। बिल्डिंग में कितना बैलेंस आ रहा होगा? 285 एक जज्बाती आंसर है, 280 आ रहा होगा, कॉस्ट मॉडल नहीं। 380,000 बिल्डिंग अकाउंट में आ रहा होगा, नहीं तो टी अकाउंट बना के चेक कर लें। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बन रहा होता है तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट आ रही होती है या फिर लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट आ रही होती है, बुक वैल्यू नहीं आ रही होती जब एक्यूमुलेटेड बन रहा है अलग से। वैसे भी देख लें, इससे जस्ट पहले ये जो रीवैल्यूएशन की थी, इस लाल वाली एंट्री करने के बाद बिल्डिंग अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया होगा? 380। तो 95 की एंट्री तो बिल्डिंग में अभी किया ही कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट, तो बिल्डिंग में 380 ही आ रहा है। तो एसेट के अकाउंट में या तो कॉस्ट आ रही होगी या आखिरी रिवैल्यूड अमाउंट आ रही होगी, तो इसलिए बिल्डिंग क्रेडिट होगी 380,000 से। प्रॉफिट है लॉस है? 385,000 का प्रॉफिट है। बिल्डिंग हो गई सेल, और जब बिल्डिंग ही खत्म, ये एंट्री कब हो रही थी? जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तब तब इंक्रीमेंटल डेप्शन ट्रांसफर होगी, और फाइनली जब एसेट ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसका जितना भी सरप्लस बाकी रह गया है वो भी सारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितना रह गया हुआ है? 15,000। ये है एक सादा सा रिवैल्यूएशन मॉडल का सवाल, उसकी रिवीजन के साथ के पीएनएल में कितना जाना है और सरप्लस में कितना जाना है। अब इसमें एक तो शॉर्टकट बता देता हूं और एक दो बातें सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूं। इस वर्किंग में, कैलकुलेशन में, डबल एंट्रीज में कोई इख्तलाफ परेशानी है तो बताएं। अच्छा, वैसे तो मैंने अपनी मर्जी करनी है, लेकिन चलें ऐसी आपसे पूछ लेता हूँ। आप सब कीमती बच्चे ही हैं मेरे लिए। आपके अपने पेरेंट्स बेशक आपको लिफ्ट नहीं कराते, कोई बात करनी है तो कहते हैं बेटा बाहर जाओ बात करनी है, लेकिन मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। पहला चैप्टर तगड़ा न्यूमेरिकल, फिर दूसरा थ्योरेटिकल, या पहला हल्का थ्योरेटिकल और फिर दूसरा तगड़ा न्यूमेरिकल? पहला चैप्टर किससे, FR2 किससे शुरू करूं? एक हल्के थ्योरेटिकल चैप्टर से या तगड़े न्यूमेरिकल चैप्टर से? तगड़ा न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल क्यों? थ्योरेटिकल क्यों? थ्योरेटिकल वो ऐसी पूछ रहा हूं ना, ऐसी। हाँ भाई, तगड़ा न्यूमेरिकल, हाँ बस आपकी बात नहीं माननी, थ्योरेटिकल से शुरू करेंगे। चले, मैं सोचता हूं वो तगड़े न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ ये रिस्क होता है कि अभी स्टूडेंट्स को ये फैसला करने में कि उन्होंने वाकई पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, आते 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 3-4 दिन और ऊपर लगा देंगे। तो वो बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है, 15-18 नंबर का सवाल उससे मोस्टली आता है, शायद हर दफा ही आता है, कभी नहीं भी आता, लेकिन बड़ा टॉपिक है वो FR2 का। लीजेस बहुत कैलकुलेशन में, अखीर कैलकुलेशन, यानी FR2 की कैलकुलेशन एक तरफ और उसकी कैलकुलेशन एक तरफ है। NPO तो गंदा टॉपिक है ना, ये तो अच्छा टॉपिक है। हल्का थ्योरेटिकल, हल्के थ्योरेटिकल में सिर्फ ये रिस्क है कि अभी शुरू ही हुआ है और रमजान में वैसी नींद आपको ज्यादा आ रही होती है, तो फिर सो ही जाएंगे आप बिल्कुल। चले, मंडे को फैसला करता हूं। ये सब नोटेड। अभी मैं इसकी आपको एंट्री बता के ना सिर्फ इसका एक नोट रिवाइज करा रहा हूं, और बस फिर ये IAS 16 वाली डिस्कशन बहुत है। आपको ये मैंने रिवैल्यूएशन रिवाइज करानी थी और नोट की शक्ल दोबारा दिखानी थी, तो उसके बाद जो है ना वो ऑफिशियली मैं आपको मंडे को FR2 स्टार्ट करूंगा। ज्यादा चांसेस यही हैं कि मैं हल्का थ्योरेटिकल शुरू करूंगा, तगड़ा न्यूमेरिकल के चांस मुझे कम दिल में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मंडे को फैसला करूंगा। एक दो चीजों का शॉर्टकट समझ लें और एक दो चीजें बस वैसी नॉलेज के लिए समझ लें। ये शॉर्टकट वाली बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इसको रूल समझ लेते हैं, हालांकि सिर्फ शॉर्टकट है। ये 8,000 कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा नहीं, ये 8,000 है क्या? इंक्रीमेंटल डेप्शन, यानी जितनी डेप्शन कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करें तो ज्यादा चार्ज हो रही है। ये कैलकुलेट कैसे हुआ? 64 को, ये सिर्फ शॉर्टकट है, ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट है जितनी डेप्शन चार्ज हुई
और जो उसी साल की कॉस्ट मॉडल पे चार्ज होती, उनका फर्क। अच्छा, कॉस्ट मॉडल की पहले साल की नहीं, उसी साल यानी 2017 में जो कॉस्ट मॉडल पे चार्ज होती और जो हुई, उनका फर्क इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। ये जो 64,000 को डिवाइड करके 8,000 निकला है, ये सिर्फ शॉर्टकट है और ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर आर्स मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फिर ये डिवाइड करके नहीं चलेगा। तो 64,000 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना जो आपने FR1 में सीखा होगा, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का शॉर्टकट है। असल कॉन्सेप्ट ये है जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और जो कॉस्ट मॉडल पे इस साल चार्ज होती, उसका डिफरेंस। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो फिर ये शॉर्टकट चल जाता है। क्या शॉर्टकट चल जाता है? इस कॉलम में है तो इसके बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें, ये फिगर आ जाएगी। और अगर इस कॉलम में चल रहे हैं तो इसके बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें, ये फिगर आ जाएगी। तो ये जो P&L लॉस वाला कॉलम है, इसमें अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, और ये जो सरप्लस वाला कॉलम है, इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। फाइंड करने का शॉर्टकट बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे बांट दें। लेकिन सिर्फ कब चलेगा शॉर्टकट? अगर स्ट्रेट लाइन है। असल तरीका ये डिवाइड करना नहीं है। असल तरीका है जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई उसको कंपेयर करें जो उस साल कॉस्ट मॉडल पे चार्ज होती। अच्छा, अब एक दो बातें सिर्फ नॉलेज के लिए। इस 8,000 से सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? अभी वहां खड़े होकर बताया था मैंने ना ना ना, खुशी गम वाली बात ये लाल वाली थी। इसको दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा वैसे वैसे उसका सरप्लस रियलाइज होता जाएगा। या इसको एक और अंदाज में कह सकते हैं कि एसेट ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट कम आ रहा है बिला वजह, एवं उससे रिटेन अर्निंग कम हो रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए सरप्लस से लेकर रिटेन अर्निंग को पूरा कर लेते हैं। ये 8,000। अब यही वाली रीजन ये बिल्डिंग बेची कितने साल गुजारने के बाद है जी? नहीं, काफी तो हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 साल। तो 9 लाख रुपए कॉस्ट वाली बिल्डिंग, 10 साल लाइफ, 7 साल गुजारने के बाद बुक वैल्यू क्या आ रही होती? 9 लाख कॉस्ट है, कॉस्ट मॉडल होता तो 7 साल गुजारने के बाद बिल्डिंग कितने की आ रही होती? 270। तो वो जो बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया था, खर्चा, उसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट से देखें तो वो इतना बच गया होता। खर्चा मैचिंग कॉन्सेप्ट, डेप्रिशिएट होते होते इतना रह गया होता, जेब से पैसे इतने गए थे। इसको बेचा कितने का? 290। तो अगर खर्चे के एतबार से देखें तो प्रॉफिट आता है 20, लेकिन आ कितना रहा है? 5। कितना कम आ रहा है? तो वो जो 15 से प्रॉफिट कम आ रहा है उससे प्रॉफिट 15,000 कम आएगा, रिटेन अर्निंग में 15,000 कमी जाएगी, शेयर होल्डर का मुंह बन जाएगा। वो 15,000 की कमी पूरी करने के लिए सरप्लस से लेंगे और ये वही 15,000 जो इधर सरप्लस में बचा रह गया था। तो सरप्लस डेप्रिसिएशन के टाइम पे ट्रांसफर होगा और फाइनली जब एसेट बुक्स में से निकालना होगा तो जितना बचा होगा वो निकल के रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाएगा। और एक नॉलेज की बात और, ऐसी नॉलेज के लिए है, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। इस 7,000 की, ये ब्रैकेट गलत लिख गया था, इसकी एंट्री कोई नहीं है। ये सिर्फ कैलकुलेशन में आ रहा है, एंट्री इसकी कोई नहीं है। इस 5,000 की एंट्री है, हाँ, इस 8,000 की एंट्री है। यानी वो जो ओवरचार्ज डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री है, इसकी एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? है? अच्छा, और ये 7,000 की एंट्री क्यों नहीं है? कैलकुलेशन में तो ला रहे हैं। नहीं, फिर हम एडजस्ट तो कर रहे हैं। हाँ भाई, जो भी जाग रहा है, करीब वाले भी दूर वाले भी। डेप्रिसिएशन में क्यूमुलेट हो गया है, तो उससे क्या हुआ? हाँ, ऐड कैसे हो गया? अच्छा, अच्छा, सही है, सही कह रहे हो आप। कैसे?
सही है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, दोनों सही कह रहे हैं जी। ये ऊंची बात है, काफी ऊपर से जाए तो जाने देना है, उछल उछल के पकड़ने की कोशिश ना करना। इक्विटी के अंदर एक सरप्लस है और एक रिटेन अर्निंग, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये दोनों अलग अलग अकाउंट हैं इक्विटी में। जब ये 64,000 रुपए का गेन आया था, एवी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऊपर से जाए तो जाने देना, बेकार बात है। जब ये 64,000 का गेन आया था तो हमने इसको इनकम बनाया था कि सरप्लस? सरप्लस। इधर आया नहीं, इनकम बनाते तो यहां आता ना, लेकिन इसके असरात यहां पड़ने शुरू हो गए। असरात क्या पड़ने शुरू हो गए? डेप्शन ज्यादा होने लग गई, तो उसके असरात यहां आने लग गए। तो हमने क्या किया, यहां से 8 लेके इधर पूरा करना शुरू कर दिया, यहां से निकाला, यहां डाल दिया, वो लग रहा है जाके। सरप्लस इधर है, रिटेन अर्निंग में इस इंक्रीज का कुछ नहीं था, लेकिन इसकी वजह से डेप्शन ज्यादा आने लग गई, तो हमने इधर से लेके इधर पूरी कर ली। लेकिन जब ये 42,000 का लॉस चार्ज किया तो ये किधर चार्ज हुआ? ये P&L को चार्ज हुआ, यहीं पर रिटेन अर्निंग में कह लो चार्ज हुआ, तो रिटेन अर्निंग में एक जख्म लग गया। अब जैसे जैसे डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी, वो जख्म ऑटोमेटिकली भरना शुरू हो जाएगा। वो लगा जाके, वो निशान भी पड़े हुए अंदर। जब सरप्लस था तो रिटेन अर्निंग में कोई इनकम नहीं थी इसकी, डेप्रिसिएशन इसकी वजह से ज्यादा आ रही थी, ये बुरा मान रहा था, ये नहीं कह रहे तुम्हारा कूड़ा है हमारी तरफ क्यों आ रहा है, तो ये यहां से उठा के यहां एडजस्ट कर देते थे। लेकिन जो लॉस था 42 का, वो चार्ज ही P&L को हुआ था, वो गया ही रिटेन अर्निंग में था। अब वो लॉस रिटेन अर्निंग को ही चार्ज हुआ है, और डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने का फायदा किसको जाएगा? रिटेन अर्निंग को ही जाएगा। तो वो जो इसमें गढ़ा पड़ा हुआ है, वो आस्ता आस्ता खुद ब खुद भरना शुरू हो जाएगा। दफा करें। और इन कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन परेशानी है तो पूछें, फिर मैं आपको नोट की एक शक्ल दिखाता हूं, और बस फिर IAS 16 की रिवीजन बहुत है। चलें ठीक है, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, एक फाइल दिखा रहा हूं, ये तकरीबन जुलाई में हम लोग दोबारा देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बस थोड़ी थोड़ी सी बताने के लिए अभी एक स्लाइड दिखा रहा हूं। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ना अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाएं। उसमें और बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे काम की चीज ये है कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, FAR 1, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स। ये 5 चीजें होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 हिस्से होते हैं। कैश फ्लो आसान था, मुश्किल था? नहीं, वैसे एज ए टॉपिक आसान था ना, तो FAR 2 में वो नहीं है। चेंजेस इन इक्विटी वो है FAR 2 में, आता नहीं है वैसे, लेकिन है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और नोट्स तो ठीक ठाक हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बहुत जबरदस्त किस्म की हैं। ये जो आपको इतनी सारी अंग्रेजी लिखी नजर आ रही है ना, ये वाली, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी समराइज शक्ल दूंगा, लेकिन ये करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको जुलाई में ये चीजें दोबारा दिखाऊंगा। अभी आज ये चीज दिखाने का ना, सिर्फ आपको एक ये चीज रिवाइज करानी थी कि SOFP और SOCI, इनके फेस पे इंफॉर्मेशन होती है बहुत समराइज्ड और टू दी पॉइंट। एक बात तो ये देखें, ये सारी बातें FAR 1 में बताई गई होती हैं। जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उस साल का कॉलम भी होता है और कंपैरेटिव कॉलम भी होता है। कंपैरेटिव कॉलम किस लिए होता है? कंपैरिजन के लिए।
तो इसका FAR2 में भी इस्तेमाल है। आपको कुछ नोट्स हैं जो कंपैरेटिव के साथ मांगे जा सकते हैं। तो एक तो ये चीज याद करानी थी कि कंपैरेटिव कॉलम क्या होता है, जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका कॉलम होगा और साथ एक पुराना। फिर इसके अलावा दूसरी चीज कि SOFP SOCI इनकी फेस पे बहुत समराइज इंफॉर्मेशन होती है, उनकी डिटेल नोट्स में होती है। अब जैसे PPE, बस सिर्फ PPE लिखा है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, क्या है, बस PPE लिखा है। उसकी तफसील किसी ने देखनी है कि 13 बिलियन क्या है, तो वो नोट नंबर 15 में देखे जाके। ये नोट FAR1 में तैयार कराया गया होता है, जो कि नहीं आया इस दफा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी FAR1 की चीज है। तो SOFP SOCI इसकी फेस पे समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, इनकी डिटेल नोट्स में होती है। और नोट्स में क्या डिटेल होती है, एक तो होती है इन समरी फिगर्स का न्यूमेरिकल ब्रेकअप, जैसे मिसाल के तौर पे ये है, नहीं लेजर जो नहीं, जो भी SOFP के फेस पे समराइज्ड फिगर्स हैं उनकी कोई न्यूमेरिकल ब्रेकअप की फिगर होती है, उसको तोड़ के बताया होता है कि इसमें क्या है। और कुछ चीजें इनकी शान में अंग्रेजी में लिखी होती हैं। तो नोट्स के अंदर SOFP SOCI के फेस पे जो फिगर्स दी हुई थी उनकी तफसील होती है। क्या तफसील होती है, कुछ न्यूमेरिकल रिकंसिलेशन होती है, न्यूमेरिकल ब्रेकअप होता है, और बाकी चीजें ये अंग्रेजी में लिखी होती हैं। क्या क्या लिखना है ये कौन बताएगा, ये IAS के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होता है डिस्क्लोजर, एक होता है नोट। ये दोनों वर्ड्स मिले जुले इस्तेमाल होते हैं, आपने FAR1 में दोनों ही नाम सुने होंगे। नोट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा, SOFP SOCI सोसी कैश फ्लो और नोट्स। नोट्स वो जगह है जहां पर मुख्तलिफ आइटम्स की बहुत सारी तफसील बतानी है। कौन सी तफसील बतानी है, जो IAS में लिखी हुई है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के नाम से। तो IAS में एक हेडिंग होती है डिस्क्लोजर्स, वो ये बताते हैं कि वो नोट्स में आपने ये बताना है। अब वो कैसे बताना है, वो ऐसे बताना होता है। तो FAR2 में नोट्स की टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, और ऐसा सवाल भी है 18-20 नंबर का जिसमें सब कुछ बनाने को आ जाएगा। SOFP पूरे नोट सारे, वो जुलाई में एंड पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, आसान होता है वो। उसके अलावा जैसे PP का नोट FAR1 में टेस्ट होता था, तो FAR2 के अंदर काफी सारे नोट्स टेस्ट होते हैं। टैक्स का नोट बहुत मशहूर है, लीजेस का नोट टेस्ट हो सकता है, और I-38 का नोट बड़ा मशहूर है, वो भी टेस्ट हो सकता है। तो ये नोट्स हैं जो FAR2 में टेस्ट होते हैं। ये जैसे जैसे IAS आएंगे मैं आपको पढ़ाया करूंगा कि ये फलाने IAS का नोट है, तो आपके ध्यान में पिक्चर ये हो जो आज दिखाई है, ये होता है नोट। जैसे ये है, चलें, ये डेफर टैक्स लायबिलिटी का मैंने आपको एक नोट सिखाना है, ये हम लोग सीखेंगे, हमसे टेस्ट हो सकता है। इसी तरह से ये ट्रेड डेटर्स का एक बड़ा मशहूर नोट है। ये एग्जाम में टेस्ट होता है, 13 नंबर का सवाल आ चुका है एक दफा, सिर्फ डेटर्स का नोट। तो डेटर्स और इसी तरह से और चीजें हैं। शेयर कैपिटल का नोट लास्ट टाइम से पिछली दफा सवाल आया था, पिछली से पिछली दफा। तो FAR2 में जनरल एंट्रीज टेस्ट होती हैं, SOCI SOFP के एक्सट्रैक्ट्स टेस्ट होते हैं, और नोट्स टेस्ट होते हैं। तो जब भी मैं आपको किसी टॉपिक का नोट कह रहा हूं तो उससे ध्यान में आपको ये पिक्चर आए कि ये मुराद है उससे। ठीक है, ये शो दिखाना था। अच्छा, IAS 16 के नोट रिवीजन के लिए वो पिछली क्लास में यूनानिमसली एग्री किया था, क्योंकि सुस्त कौम है ना, तो ये तय हुआ था कि मैं सारा नोट बोर्ड पे छापने की बजाय और आप उसको नोट करने की बजाय उसकी कॉपी दे दूंगा। तो अवाम ने कहा था हाँ जी कॉपी दे दें, आप बोर्ड पे ना लिखें। तो आप भी चूंकि उसी कॉम का हिस्सा है, तो मंडे को आपको ना इसका ये जो IAS 16 है जस्ट इसकी रिवीजन के लिए एक नोट दे दूंगा, और मंडे से इंशाल्लाह हम प्रॉपर FAR2 शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।